जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित। अध्याय 20 अंतिम भाग मेरी यानी श्रुति गौर तोमर की आवाज़ में। चिंतन मनन और समीक्षा से सभी आदतों में दीर्घकालीन सुधार होता है, क्योंकि इससे आप अपनी गलतियों के बारे में जागरूक होते हैं और बेहतरी के संभावित मार्गों पर विचार करते हैं। चिंतन मनन और विश्लेषण के बिना हम बहाने बना सकते हैं, तर्क दे सकते हैं और खुद से झूठ बोल सकते हैं। इसके बिना हमारे पास यह तय करने की कोई प्रक्रिया ही नहीं होती कि हम कल की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं या बदतर। सभी क्षेत्रों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले किसी तरह का चिंतन मनन और समीक्षा करते हैं। जरूरी नहीं है कि यह प्रक्रिया जटिल हो। कीनिया के धावक एलियड किपचोगे सार्वकालिक महानतम मैराथन धावकों में से एक और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भी हैं। आज भी वे हर अभ्यास के बाद नोट्स लेते हैं, जिसमें वे उस दिन के अपने प्रशिक्षण की समीक्षा करते हैं और उन क्षेत्रों की तलाश करते हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है। इसी तरह स्वर्ण पदक विजेता कैटी लेडेकी 1 से 10 के पैमाने पर अपने स्वास्थ्य को ग्रेड देती हैं और पोषण तथा नींद संबंधी जानकारी लिखती हैं। वे दूसरे तैराकों का समय भी लिखती हैं। हर सप्ताह के अंत में उनका कोच उनके नोट्स पढ़कर अपने विचार बताता है। यह सिर्फ खिलाड़ियों तक ही सीमित नहीं है। जब कॉमेडियन क्रिस रॉक नई सामग्री तैयार करते हैं तो वे सबसे पहले छोटे नाइट क्लब्स में दर्जनों बार जाकर सैकड़ों चुटकुलों को आजमाते हैं। वे मंच पर नोटपैड लेकर जाते हैं और दर्ज करते हैं कि कौन से हिस्से अच्छे गए और कहाँ बदलाव की ज़रूरत है। जो पंक्तियाँ शानदार रहती हैं वे उनके नए शो की रीढ़ होती हैं। मैं ऐसे एग्जीक्यूटिवों और निवेशकों को जानता हूं जो निर्णय जनरल रखते हैं, जिसमें वे हर सप्ताह लिखे गए महत्वपूर्ण निर्णयों को दर्ज करते हैं। वे लिखते हैं कि उन्होंने ये निर्णय क्यों लिए और इनसे वे किन परिणामों की अपेक्षा करते हैं। हर महीने या वर्ष के अंत में वे अपने निर्णयों की समीक्षा करके देखते हैं कि वे कहाँ सही थे और कहाँ गलत थे। बेहतरी आदतें सीखने के बारे में नहीं है, यह उन्हें तराशने के बारे में भी है। चिंतन मनन और समीक्षा यह सुनिश्चित करते हैं कि आप अपना समय सही चीज़ों पर लगाएं और आवश्यकता अनुसार दिशा में सुधार करें। जिस तरह पैट राइली ने हर रात को उनके खिलाड़ियों के प्रयास को सही दिशा में रखा। आप नहीं चाहते कि आप किसी आदत के अप्रभावी होने के बाद भी उसका अभ्यास करते रहें। व्यक्तिगत रूप से मैं चिंतन मनन और समीक्षा की 2 प्राथमिक विधियों का इस्तेमाल करता हूँ। हर दिसंबर में मैं एक वार्षिक समीक्षा करता हूँ, जिसमें मैं पिछले वर्ष पर विचार करता हूँ। मैं उस साल की अपनी आदतों का लेखा जोखा करता हूँ। इसके लिए मैं यह गिनता हूँ कि मैंने कितने लेख प्रकाशित किए, कितने वर्कआउट किए, कितनी नई जगहों की यात्रा की आदि। फिर मैं 3 प्रश्नों का जवाब देकर अपनी प्रगति या उसकी कमी पर विचार करता हूँ। इस साल क्या अच्छा गया? इस साल क्या उतना अच्छा नहीं गया? मैंने क्या सीखा? 6 महीने बाद जब गर्मियाँ आती हैं तो मैं एक सत्यनिष्ठा रिपोर्ट बनाता हूँ। हर इंसान की तरह मैं भी बहुत सी गलतियाँ करता हूँ। मेरी सत्यनिष्ठा रिपोर्ट यह एहसास दिलाने में मेरी मदद करती है कि मैंने कहाँ गलती की। यह मुझे दोबारा पटरी पर आने की प्रेरणा देती है। मैं इस दौरान अपने बुनियादी मूल्यों को याद करता हूँ। यह विचार करता हूँ कि क्या मैं उनके अनुरूप जी रहा हूँ। इस समय मैं अपनी पहचान पर विचार करता हूँ और इस बारे में भी कि मैं जिस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहता हूँ वैसा बनने की दिशा में कैसे काम कर रहा हूँ। मेरी वार्षिक सत्यनिष्ठा रिपोर्ट 3 प्रश्नों के जवाब देती है। वे कौन से जीवन मूल्य हैं जो मेरे जीवन और काम को संचालित करते हैं? मैं इस वक्त सत्यनिष्ठा के साथ कैसे जी रहा हूँ और काम कर रहा हूँ? मैं भविष्य में ज़्यादा ऊंचे पैमाने कैसे तय कर सकता हूँ? इन 2 रिपोर्ट्स में ज़्यादा समय नहीं लगता, बस हर साल कुछ घंटे, लेकिन वे परिष्कार की बहुत महत्वपूर्ण औषधियाँ और अवधियाँ हैं। वे उस क्रमशः क्षय को रोकती हैं जो मेरे द्वारा करीब से ध्यान नहीं देने पर हो सकता है। वे हर साल याद दिलाती हैं कि मेरी मनचाही पहचान क्या है और वे मुझे यह चिंतन मनन करने का अवसर देती हैं कि क्या मेरी आदतें उस तरह का व्यक्ति बनने में मेरी मदद कर रही हैं जैसा मैं बनना चाहता हूँ। वे बताती हैं कि मुझे कब अपनी आदतों को उन्नत करना चाहिए और नई चुनौतियाँ लेना चाहिए, या फिर वे मुझे यह बताती हैं कि कब मुझे नए सिरे से प्रयास करने चाहिए और बुनियादी बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चिंतन मनन दृष्टिकोण का एहसास भी करा सकता है। दैनिक आदतें शक्तिशाली होती हैं क्योंकि वे चक्रवृद्धि होती जाती हैं, लेकिन हर दैनिक चयन के बारे में अति चिंतन होना वैसा ही है जैसे आप 1 इंच दूर से खुद को आईने में देखें। आपको हर अपूर्णता या कमी दिख जाएगी, लेकिन आप ज़्यादा बड़ी तस्वीर को अनदेखा कर देंगे।
इस स्थिति में फीडबैक ज़रूरत से ज़्यादा मिलता है। इसके विपरीत अपनी आदतों की कभी समीक्षा नहीं करना कभी आईना न देखने जैसा होता है। आप अपने दोषों के बारे में जागरूक ही नहीं होते जिन्हें आसानी से ठीक किया जा सकता है। आपकी शर्ट पर दाग, आपके दांतों में भोजन का रेशा आदि। इस स्थिति में फीडबैक ज़रूरत से कम मिलता है। नियमित अंतराल का चिंतन, मनन और समीक्षा खुद को सामान्य दूरी से आईने में देखने जैसा है। आप वे महत्वपूर्ण परिवर्तन देख सकते हैं जो आपको करना चाहिए और आप ज़्यादा बड़ी तस्वीर को भी देख लेते हैं। आप पूरी पर्वत श्रृंखला देखना चाहते हैं, हर शिखर और हर घाटी की चिंता नहीं करना चाहते। अंत में चिंतन, मनन और समीक्षा आदर्श समय प्रदान करते हैं जब आप व्यवहार परिवर्तन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक पर दोबारा जा सकते हैं, और वो है पहचान। ऐसी मान्यताएं कैसे तोड़ें जो आपको रोक कर रखती हैं। शुरुआत में किसी आदत को दोहराना आपकी मनचाही पहचान का प्रमाण बनाने के लिए अनिवार्य है। जब आप नई पहचान को जकड़ते हैं तो कुछ विश्वास आपको विकास के अगले स्तर तक पहुंचने से रोक सकते हैं। आपके खिलाफ काम करते समय आपकी पहचान एक तरह का गर्व प्रदान करती है जो आपको प्रोत्साहित करता है कि आप अपने कमज़ोर बिंदुओं से इनकार करें। यह आपको विकास नहीं करने देता है। यह आदतें बनाने के सबसे बड़े नुकसानों में से एक है। कोई विचार हमारे लिए जितना ज़्यादा पवित्र होता है, यानी यह हमारी पहचान से जितनी गहराई से जुड़ा होता है, हम आलोचना होने पर उतनी ही प्रबलता से इसकी रक्षा करेंगे। आप इसे हर उद्योग में देख सकते हैं। स्कूल की शिक्षक जो नवाचारी शिक्षण पद्धतियों को नज़रअंदाज करती है और अपने पारंपरिक लेसन प्लान्स में ही अटकी रहती है। वह वरिष्ठ मैनेजर जो चीज़ों को अपने तरीके से ही करने के प्रति संकल्पित होता है। वह सर्जन जो अपने युवा सहकर्मियों के विचारों को खारिज कर देता है। वह बैंड जो ज़बरदस्त पहला एल्बम बनाता है और फिर लीक में फंस जाता है। हम किसी पहचान को जितना कसकर जकड़ते हैं उसके आगे विकास करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक समाधान यह है कि हम अपनी पहचान के एक पहलू को अपने अस्तित्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा नहीं बनने दें। निवेशक पॉल ग्राहम के शब्दों में अपनी पहचान को छोटा रखें। आप किसी एक विश्वास से जितने ज़्यादा परिभाषित होते हैं, जीवन की चुनौतियों के सामने आप उतना ही हम अनुकूलन कर पाएंगे। अगर आप अपनी पहचान को पॉइंट गार्ड या फर्म के पार्टनर या किसी दूसरी चीज़ होने से जोड़ देते हैं तो आपके जीवन के उस पहलू के चले जाने से आप तबाह हो जाएंगे। अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं और फिर किसी बीमारी के कारण आपको मजबूरन अपनी डाइट बदलनी पड़ती है तो आपके सामने पहचान का संकट खड़ा हो जाएगा। जब आप किसी एक पहचान को ज़्यादा कसकर जकड़ते हैं तो आप नाजुक स्थिति में आ जाते हैं। उस एक चीज़ के चले जाने पर आपके सामने पहचान का संकट खड़ा हो जाएगा। मेरे ज़्यादातर युवा जीवन में मेरी पहचान का एक बड़ा हिस्सा खिलाड़ी होना था। इसी कारण जब मेरा बेसबॉल करियर ख़त्म हुआ तो मैं खुद को खोजने के लिए जूझने लगा। जब आप जीवन भर खुद को किसी एक तरीके से परिभाषित करते हैं और वह गायब हो जाता तो फिर आप कौन हैं? अनुभवी सैनिक और भूतपूर्व उद्यमी ऐसी ही भावनाएं बताते हैं। अगर आपकी पहचान इस तरह के विश्वास में लिपटी हो कि मैं बेहतरीन सैनिक हूं, तो आपकी सैन्य सेवा समाप्त होने के बाद आपका क्या होगा? कई व्यवसाय मालिकों की पहचान इस तरह की होती है, मैं सीईओ हूँ या मैं संस्थापक हूँ। अगर आप सुबह से रात तक हर समय अपने व्यवसाय पर काम करते हैं तो कंपनी बेचने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे? पहचान के नष्ट होने से बचने की कुंजी खुद को इस तरह परिभाषित करना है कि आपकी खास भूमिका के बदलने के बाद भी आप अपनी पहचान के महत्वपूर्ण पहलुओं को कायम रख पाएँ। मैं खिलाड़ी हूँ, अब यह बन जाता है मैं मानसिक रूप से दृढ़ व्यक्ति हूँ और शारीरिक चुनौती से प्रेम करता हूँ। मैं बेहतरीन सैनिक हूँ, अब यह बन जाता है मैं अनुशासित, विश्वसनीय और टीम का बेहतरीन व्यक्ति हूँ। मैं सीईओ हूँ का तात्पर्य यह होता है मैं इस तरह का व्यक्ति हूँ जो चीज़ें बनाता हूँ और उनका सृजन करता है। प्रभावी ढंग से चुनने पर पहचान नाजुक के बजाय लचीली होती है। जिस तरह पानी किसी अवरोध के चारों ओर से बहने लगता है, उसी तरह आपकी पहचान बदली हुई परिस्थितियों में भी अच्छी तरह काम करती है। ताओ ते चिंग का यह उदाहरण इसे आदर्श रूप से बयान करता है। मनुष्य नरम और सुनम्य पैदा होते हैं, मृत अवस्था में वे कठोर और अकड़े होते हैं। पौधे कोमल और नमनीय पैदा होते हैं, मृत अवस्था में वे भंगुर और सूखे होते हैं। यानी जो भी कठोर और अनमनीय है वह मृत्यु का शिष्य है, जो भी नरम और लचीला है वह जीवन का शिष्य है। कठोर और सख्त को तोड़ा जाएगा, नरम और नमनीय की विजय होगी। लाओ त्सु। आदतों के बहुत से लाभ हैं, लेकिन नुकसान यह है कि वे हमें सोचने और काम करने के पुराने तरीकों में ताला बंद कर सकती हैं। जब भी
तब भी जब हमारे आसपास का संसार बदल रहा हो। हर चीज़ अस्थायी है, जीवन लगातार बदल रहा है, इसलिए आपको यह देखने के लिए समय समय पर जांच करने की ज़रूरत है कि क्या आपको अपनी पुरानी आदतों और मान्यताओं से लाभ हो रहा है। स्व जागरूकता का अभाव विष है, चिंतन मनन और समीक्षा विष हर औषधि है। अध्याय सार। आदतों का लाभ यह है कि हम बगैर सोचे काम कर सकते हैं। इसका नुकसान यह है कि हम छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। आदतें प्लस सचेतन अभ्यास बराबर महारत। चिंतन मनन और समीक्षा वह प्रक्रिया है जो आपको समय के साथ अपने प्रदर्शन के बारे में चेतन बनाती है। हम किसी पहचान को जितनी कसकर जकड़े रहते हैं, उसके आगे विकास करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आज के अध्याय 20 में समाप्ति के साथ जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित समाप्त होती है। धन्यवाद।